जो बायो से बच्चे कहते हैं बायो याद नहीं होता है, बायो समझ में नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको गेमिंग के माध्यम से बायो को आसान करूंगा। गेम खेलते खेलते आपको बायो सिखाऊंगा। 1 मिनट का ब्रेक और फिर करीबी सर के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। अरे ये क्या, ये भाई साहब को तो बायोलॉजी से टेंशन हो रहा है, होना नहीं चाहिए। बायोलॉजी तो बहुत आसान है, हर बच्चे का इंटरेस्टिंग पेपर ही है। इनको तो लगता है याद करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा भी क्या, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपको सिर्फ समझना है, आपको केवल और केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बायोलॉजी आसान है। इन भाई साहब की तरफ नहीं रहना, ये रटने की कोशिश कर रहे थे इसलिए इनको याद नहीं हुआ। आइए मैं आपको समझाता हूं और बहुत आसान तरीके से। तो आइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये सबसे पहले हमें देखना होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिस विधि से हम डीएनए और आरएनए को आइसोलेट्स करते हैं। हम प्रोटीन्स को भी आइसोलेट्स करते हैं। फर्क क्या है वो मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कवर्ड किया था टी सैलियस इन 1937। ये क्या था, 1937। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 तरह से इसको हम पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि से हम न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हैं यानी आइसोलेट करते हैं, और हम प्रोटीन को भी आइसोलेट करते हैं। जब हमें डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स को आइसोलेट करना होता है तब हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे हम क्या करेंगे, हमें आइसोलेशन करना होता है इसको डीएनए और आरएनए, या डीएनए एंड आरएनए बोल सकते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की विधि से हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये बेस्ड करता है डीएनए फ्रैगमेंट्स के चार्ज और साइज के आधार पर। बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज। जेल का नाम यहाँ पे देख रहे हैं। जेल को आप इस तरह से समझ लें, लाइकली टू बी मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स होता है। यह है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच का है, जिसको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। जेल सेमी सॉलिड होता है, इसी का इस्तेमाल किए जाते हैं पास कराने के लिए, ताकि जो डीएनए का फ्रैगमेंट्स है वो आसानी से पास हो। दूसरा हमारे पास आएगा पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस विधि से हम आइसोलेशन करते हैं, इसका आइसोलेशन करेंगे प्रोटीन्स का, इससे प्रोटीन्स को हम सेपरेट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए एक डिवाइस हमारे सामने रखा गया है और इसमें देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स, जो एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, जो कैथोड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, ये कैथोड है, और ये एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। हम लोगों को पता है कि डीएनए और आरएनए भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए हम इसको एक आसान शब्द में आपको दिखाते हैं, आपका कंसंट्रेशन। और यहां मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लिया है और एक इलेक्ट्रोड लिया है। ये कैथोड का काम कर रहा है,
ये एनोड का काम कर रहा है, कैथोड निगेटिवली चार्ज, एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच एग्रोज लगा दिए, ये जेल, ये एग्रोज जो अभी हमने आपको बताया, जो जेल हमारा है, यहाँ एग्रोज है, और ये एग्रोज जो है बनता है, यानी बनाए जाते हैं सीविड से, एग्रोज बनाए जाते हैं सीविड से। अब ये एग्रोज यहाँ पे बीच में रखे गए हैं ताकि यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ माइग्रेशन आसानी से हो सके। यहाँ डीएनए के पार्टिकल्स को, फ्रैगमेंट्स को रखे जाते हैं। ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स आए कैसे, आपको पता है, बेसिक नॉलेज आपके पास है कि डीएनए को सबसे पहले कट किए जाते हैं, और जो कट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से डीएनए को कई फ्रैगमेंट्स में बांटे गए। जब फ्रैगमेंटेशन किया जाता है तो ये इसके साइज अलग अलग होते हैं, कुछ तो बड़े साइज के होते हैं, और कुछ छोटे साइज के होते हैं, और कुछ बहुत छोटे साइज के होते हैं। इन्हीं साइज के डीएनए आरएनए में से हमें छोटे से छोटे डीएनए को सेपरेट करना होता है, आइसोलेट्स करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सारे फ्रैगमेंट्स को कैथोड पर रख दिए जाते हैं, निगेटिव वाले पोल पर रख दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए आरएनए भी निगेटिवली चार्ज। अब दोनों को बाहर से परिपथ से जोड़ दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दिए जाते हैं, और जैसे ही हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये भागने लगेंगे। कहाँ भाग कर जाएंगे, ये कैथोड से सीधा एनोड की तरफ जाएंगे, यानी अपोजिट पोल पर जाएंगे, अपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे। ये निगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, ये दोनों फ्रैगमेंट्स, तीनों फ्रैगमेंट्स, सारे फ्रैगमेंट जो बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, कौन जाएगा? तो कहता है सिमिलर स्पीड से कभी सभी नहीं जाते हैं। जो स्पीड्स होते हैं इनके, जो छोटे से छोटे साइज के होते हैं, वो फास्टर स्पीड से जाते हैं, और जो बड़े साइज के होते हैं वो स्लोएस्ट स्पीड से चलते हैं। इसीलिए जैसे ही करंट सप्लाई किए जाएंगे, छोटा फ्रैगमेंट जो डीएनए का होता है वो तेजी के साथ माइग्रेट करता हुआ एग्रोज से होता हुआ एनोड पर जाकर डिपॉजिट कर जाते हैं। और अब हमें यहाँ देखना ये प्रोसेस माइग्रेशन का, जो माइग्रेशन हो रहा है डीएनए और आरएनए का, या डीएनए का, केवल हम लोग बात करें डीएनए का, जो माइग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पीडली चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पे एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू। क्या डाल देंगे? ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालेंगे, या फिर कहता है ज़ाइलीन सायानॉल। ज़ाइलीन सायानॉल भी हम मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए तो इससे पता चल जाता है, विजुअलाइज्ड हो जाता है कि डीएनए में माइग्रेशन हो रहा है। बहुत आसान तरीका है। अब ये पता चल गया कि माइग्रेशन की क्रिया चल रही है। इसके बाद ये फ्रैगमेंट्स एनोड की तरफ चले आए। अब यहां से हमें क्या करना होता है? इसको देखने के लिए कि फ्रैगमेंटेशन जो है सही है या नहीं है, या यहाँ पर डिपॉजिट जो किया है वो डीएनए है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक केमिकल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड मतलब ये हुआ कि इथीडियम ब्रोमाइड में इसे स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग का मतलब है इसमें कलरेशन देना। इसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने से किसकी सहायता से करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड की सहायता से करते हैं। इससे अब ये विजिबल हो जाता है और हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये था जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। Which of the following is the main principle behind gel electrophoresis? First, separation of molecules based on their size and charge. Second, separation of molecules based on their solubility. Separation of molecules based on their melting point. And last, separation of molecules based on their boiling point. अभी आपने पढ़ा, ना हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, ना हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की, बल्कि हमने आपसे बात किया साइज एंड चार्ज के ऊपर किया, सॉलिबिलिटी की भी बात नहीं किया। तो इसलिए आपका आंसर होगा सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज।
नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल का इस्तेमाल किया जाता है इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है? तो कहता है ये इंटरमीडिएट का काम कर रहा है यहाँ पे, इट टू प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट थ्रू। कहता है टू प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट थ्रू। दूसरा कहता है टू एक्ट एज ए हीट सिंक। हीट सिंक किसको कहते हैं? कहता है कि जो हीट फॉर्म कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं और उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जनरेशन जो हो रहा है ये हीट का किससे हो रहा है? मैकेनिकल मेथड से हो रहा है, मैकेनिकल डिवाइस से हो या इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, किसी भी फ्लूइड मीडियम में, तो उसे जो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं हीट सिंक। टू प्रोवाइड ए मैग्नेटिक फील्ड और टू कैटालाइज द सेपरेशन प्रोसेस। तो आपका आंसर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? टू प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट थ्रू। इसलिए डाले जाते हैं, इसलिए डाले जाते हैं ताकि माइग्रेशन आसानी से हो जाए डीएनए फ्रैगमेंट्स। थर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग? देखिए आप हीट सिंक दे दिया गया, हीट एक्सचेंजर दैट ट्रांसफर द हीट। कहता है हीट एक्सचेंजर है that transfer the heat generated by an electronic or mechanical device to fluid medium। किसी fluid medium में इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल प्रोसेस से जो हीट जनरेट कर रहा है उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं हीट सिंक। यहाँ कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? फिर आया वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस बार ऑप्शन चेंज है। कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? टू सेपरेट DNA fragments based on charge। कहता है to separate DNA fragments based on charge, to separate DNA fragments based on size, to visualize DNA fragments, to create an electrical field। अगर ऑप्शन यहाँ पर एक और होता both A and B तो हमारा आंसर होता A and B। ये चार्ज के आधार पर भी होते हैं और साइज के आधार पर भी होते हैं, लेकिन इन दो ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा सटीक होगा वो आंसर होगा to separate DNA fragments based on size। Next, in agarose gel electrophoresis, which type of molecules are typically separated? कहता है in agarose gel electrophoresis, which type of molecules are typically separated? पहले ही लिख दिया गया है agarose gel electrophoresis। आपको अभी बताया गया कि जेल agarose gel electrophoresis की मदद से हम डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करते हैं, इसके फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं, और पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं। सो आंसर इज कहता है प्रोटीन्स, सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट्स, third is nucleic acid and fourth is lipid। So answer is nucleic acid, यानी DNA और RNA। Next, what is the purpose of adding a tracking dye to the sample in gel electrophoresis? What is the purpose of adding a tracking dye to the sample in gel electrophoresis? To help visualize the molecules, to help monitor the progress of the separation, to increase the conductivity of the sample, to slow down the migration of the molecules। याद करो अभी हमने बताया कि जिस वक्त माइग्रेशन हो रहा था न्यूक्लिक एसिड्स का, उस वक्त एक केमिकल यूज किया था ब्रोमोफिनॉल ब्लू और ज़ाइलिन सायानॉल। इससे फायदा क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि जो माइग्रेशन हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सेपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता चलता है। तो कहता है टू हेल्प विजुअलाइज द मॉलिक्यूल्स? नो, टू हेल्प मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द सेपरेशन, to increase the conductivity of the sample, to slow down the migration of the molecules। So answer is to help monitor the progress of the separation। Next, which of the following factors affect the rate of migration of the molecules in gel electrophoresis? कहता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में अफेक्ट्स करता है रेट ऑफ माइग्रेशन। कहता है जो फ्रैगमेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं उसके रेट में फैक्टर्स कौन बन सकता है? द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, the charge of the molecules, all of these, सभी, the strength of the electric field, current,
सप्लाई अगर ज्यादा हो या कम हो अफेक्टेड हो सकता है। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि स्मॉलर साइज जो है सो माइग्रेट पहले करता है। द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और वो चार्ज होते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर्स, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेनिंग द जेल आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस? कहता है जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस फ्रैगमेंट्स को स्टेन करते हैं। स्टेनिंग करने के लिए हमने एक केमिकल आपको बताया, वो कौन सा? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से हम क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं। इसका फायदा क्या होगा? फर्स्ट, टू डीनेचर द डीएनए, क्या ये डीएनए के नेचर को बदलता है। टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज, ये साइज के आधार पर फ्रैगमेंट्स को अलग करता है। टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, और कहता है विजुअलाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स, और डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? टू विजुअलाइज डीएनए फ्रैगमेंट्स। जब फ्रैगमेंट सेपरेशन हो चुका होता है तो इसमें हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड मिक्स करते हैं स्टेनिंग करने के लिए, जिससे पता चल जाता है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट, which molecule will move faster in gel electrophoresis? बहुत आसान, हम लोग बार बार इसी बात को बोल रहे हैं कि जब डीएनए का फ्रैगमेंट्स होता है रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस की मदद से, तो डिफरेंट साइज के डीएनए कट होते हैं। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। इनमें से हमें छोटे से छोटे फ्रैगमेंट्स को अलग करना होता है, आइसोलेट्स करना होता है। सो which molecule will move faster in gel electrophoresis? A larger DNA fragments, a shorter DNA fragments, both will move at the same speed, or it depends on the charge of the molecule. So answer is shorter DNA fragments. जो छोटे fragments होते हैं वो fastly migrate करते हैं। Next, the charge present in the DNA due to, अभी हम लोग बात किया न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए निगेटिवली चार्ज होते हैं। कहता डीएनए आरएनए पर निगेटिव चार्ज आते कहां से? द चार्ज प्रेजेंट इन द डीएनए ड्यू टू शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेस आप समझते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फेट ग्रुप्स, बोथ फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। तो आंसर इज, आपको देख लीजिए यहाँ कहता है कि ये हमारा जुड़ा हुआ किससे? फॉस्फेट से है, और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो कहता है कि चार्ज प्रेजेंट इन द डीएनए ड्यू टू क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो डीएनए और आरएनए है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेल यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स? कहता है कि जेल का जो इस्तेमाल हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, या हम कहेंगे कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जिस जेल का इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली क्या कहलाता है? क्या बोले जाते हैं? स्टार्च जेल होता है, पॉलीएक्रिल अमाइड जेल होता है, एग्रोज जेल होता है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर एग्रोज जेल। क्या होता है? एग्रोज जेल होता है। नेक्स्ट, व्हिच टेक्निक is used to separate the visualized DNA fragments? DNA fragments को visualize करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? कहता है which technique is used to separate the visualized DNA fragments? Visualized DNA fragments को separate करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? Polymerase chain reaction? No. Restriction mapping? No. Centrifugation? No. Gel electrophoresis? Yes. आंसर इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत आसान होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, जो बायो से भागते हैं बच्चे, कहते हैं बायो याद नहीं होता है, बायो समझ में नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको गेमिंग के माध्यम से बायो को आसान करूंगा। गेम खेलते खेलते आपको बायो सिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। आने वाले कल में आपको इंतजार करना होगा। आपके लिए शॉर्ट कंटेंट ला रहा हूं, जिसको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाएगा। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। बहुत जल्द आपके लिए इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाएगा।
तो हर दिन एक शुरुआत है, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।